हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर चल रहा है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके हम लोग तीसरे यानी कि थर्ड लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर पढ़ लिया इस चैप्टर का। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो जाकर के सबसे पहले चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था अब तक। तो हम लोगों ने सबसे पहले जाना था अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था बच्चों कि किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं किसको कहा जाता है, फिर उपनिवेश के बारे में जाना था, फिर उसके बाद उपनिवेशवाद के बारे में जाना था, फिर इसके बाद फूट और शासन करो की नीति के बारे में जाना था, फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कार्य करती है, यानी कि जिस तरह से वस्तु का उत्पादन करना, रोजगार देना, ये सब के बारे में जाना था। फिर इसके बाद हम लोगों ने आर्थर लेविस के अनुसार इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको जाना था। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी संरचना कैसी है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के बारे में जाना था। फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने दूसरा जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हम लोग पढ़े थे बच्चों कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, और विश्व में जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना था समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी में हम लोगों ने जाना था चीन के बारे में, है ना। पूंजीवादी में अमेरिका, जापान देश आ रहा था, और मिश्रित में अपना भारत, प्यारा सा भारत महान आ रहा था, है ना। ये सारी चीज़ें। बाकी इसके बाद बच्चों हम लोगों ने फिर जाना था कि किस प्रकार से आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास होता है। यहाँ पर आर्थिक विकास के बारे में जाना था, अच्छी तरह से आर्थिक विकास का चर्चा किया था। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो हम लोग मौद्रिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आर्थिक विकास में हम लोगों ने क्या जाना था कि किस प्रकार से आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद समावेशी विकास को जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 शब्दों को जाना था, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति। फिर इसके बाद प्रोफेसर लेविस ने क्या कहा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने सतत विकास को भी जाना था, है ना बच्चों। सतत विकास के बाद हम लोगों ने आर्थिक नियोजन यानी कि किस प्रकार से जो है प्लानिंग किया जाता है किसी भी देश के विकास के लिए, है ना। भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलती है, और इसके बारे में इसमें हम लोगों ने 2 तिथियों को भी जाना था। एक 1950 में जो है आपका क्या हुआ था बच्चों, नियोजन आयोग का गठन हुआ था, और 1951 से आप लोगों का क्या हुआ था, ये आपका स्टार्ट हो गया था पंचवर्षीय योजना, और राष्ट्रीय नियोजन परिषद का भी गठन हुआ था 1951 में, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में जाना था। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को, यानी कि मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी को। मौद्रिक विकास बच्चों यानी कि मुद्रा का किस प्रकार से विकास हुआ, है ना। मौद्रिक विकास को हम लोग जानेंगे। जैसे अगर कोई पूछ ले कि आग का किस प्रकार से विकास हुआ, तो सबसे पहले 2 पत्थर को रगड़ा गया तब आग उत्पन्न हुआ, फिर कभी जंगल में आग लग गया इस तरह से, फिर इस तरह से हम लोग का दिया का निर्माण हुआ, फिर लालटेन का, फिर उस तरह से उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चला तो देश अपना दुनिया में आपका थॉमस अल्वा एडिसन आया, जिन्होंने आकर के क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। फिर बल्ब से वो रेड बल्ब से आपका LED आया, है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह से जो है प्रकाश का क्या हो गया, विकास हुआ। किस प्रकार से आग से लेकर के कहाँ तक आगे आपका LED, और LED से भी आगे निकल गया। तो उसी तरह से आपका मुद्रा का भी क्या है बच्चों, एक अपना विकास का इतिहास है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु तो आप तो जानते ही बच्चों, कोई भी चीज़ जो होती है, वस्तु विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, और प्रणाली यानी कि सिस्टम यानी कि कोई प्रोसेस। तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसका कहने का सेंस ये है कि बच्चों को एक आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और दूसरे आदमी को भी दूसरे चीज़ की ज़रूरत है, तो ये लोग क्या करता था, आदान प्रदान करता था। जैसे बच्चों मान लीजिए ये नाम का आपका एक फ्रेंड है, और बी जो है आप खुद है, ठीक है। आप बी खुद है, और एक आपका दोस्त है जिसका नाम ए से है कुछ। तो बच्चों इसके पास, इस ए वाले आदमी का, ये वाले जो आदमी है, इसके पास क्या है बच्चों, एक पैंट है। क्या है बच्चों, इसके पास मतलब इसके पास 2 पैंट है, और इसके पास जो है इस आदमी के पास 2 शर्ट है ना। आप समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये वाला जो आपका दोस्त है, इसके पास आपका 2 यानी इसके पास 2 पैंट है पहनने का, और ये जो आप भी जो खुद आप हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 शर्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास पहनने के लिए पैंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो आपका दोस्त है इसके पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है। अब देखिए, लेकिन दोनों के पास 2-2 चीज़ें हैं। क्या है कि इसके पास ए वाला जो आपका दोस्त है इसके पास 2 पैंट है, और आपके पास 2 शर्ट है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि इसको आप बोलेंगे, आप जो है बी, आप जो आदमी है, आप क्या कहेंगे ए अपने दोस्त को कि ए दोस्त मुझे क्या करो, एक पैंट मुझे दे दो, और इसके बदले में मैं क्या कर देता हूँ, आपको एक शर्ट दे देता हूँ, है ना। ऐसा ही करेंगे ना बच्चों, एक पैंट के बदले में एक शर्ट ले लो आराम से, और दोनों का काम इसमें हो जाने वाला आसानी से। तो यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, दोनों दोस्त ने मिलकर के, ए और बी ने क्या किया, अपना
काम को पूरा किया और किस प्रकार से, वस्तु का आदान प्रदान करके, यानी कि ए ने बी को अपना पैंट दिया और बी ने ए को अपना क्या कर दिया, शर्ट प्रदान कर दिया, और इस तरह से यहाँ पर वस्तु का आदान प्रदान करके अपना काम को चला लिया। ठीक है, तो यही इसी को बोलेंगे बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। याद रहेगा आपको एग्जाम्पल कितना। या आप दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं बच्चों बाजार का, किस तरह से, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, जान लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए एक आदमी है बच्चों, उसको क्या है, चावल की ज़रूरत है ना, चावल की ज़रूरत है। वो गया और इस आदमी के पास आलू ऑलरेडी से मौजूद है ना, पोटैटो बहुत सारे हैं इसके पास। तो ये मार्केट में गया और मार्केट में एक आदमी बेचने आया था जिसको आलू की ज़रूरत थी। क्या थी, जिसको आलू की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने चावल बेचने के लिए लाया था। तो ये आदमी गया, इसके पास से चावल लिया और इसको क्या कर दिया, अपना आलू दे दिया है ना। तो यहाँ पर वस्तु के बदले में क्या होता है बच्चों, वस्तु देता है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आया आपको, वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहेंगे। तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, यानी जब मुद्रा का विकास यानी कि कोई भी सिक्का, पैसा, रुपया, ये सब का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था बच्चों, उसी समय लोग क्या करते थे, वस्तु का लेन देन करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तुओं से वस्तु का क्या करते थे, लेन देन करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये व्यवस्था जो थी बच्चों आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में थी, यानी कि प्रारंभिक सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था आपका, वहीं से स्टार्ट होती है वस्तु विनिमय प्रणाली से। इसके बाद आपका सिक्का और ये सब रुपया पैसा चलने लगता है, अशरफियाँ चलने लगती है। तो उस वक्त मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही क्या थी बच्चों, कम थी। मनुष्य यानी कि जनसंख्या भी बहुत कम थी, पॉपुलेशन भी बहुत कम था, और उस समय मानव की आवश्यकता भी बहुत कम थी, यानी कि मानव जो है खुद से करते थे। अभी तो बहुत आवश्यकता बढ़ती जा रही है बच्चों, सारी चीज़ें है ना। मशीन नहीं था तो अभी मशीनरी इतनी सारी चीज़ आ गई है, तो ये क्या करना था उस समय संभव था ये सारा चीज़। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी थी बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, आप लोग एक ही चीज़ याद रखें बच्चों, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बस एग्जाम्पल के द्वारा और अपना माइंड में सब कुछ को बिठाना है। जैसे बच्चों इस वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष था, एक खामी ये थी कि मान लीजिए एक आदमी है बच्चों, ये नाम का आदमी है, और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है चावल की, और इसके पास क्या है बच्चों, ऑलरेडी आलू है। मान लीजिए एग्जाम्पल वही ले रहे हैं पुराना वाला, इसके पास आलू है, इसको चावल की ज़रूरत है। ये मार्केट में गया और ये ढूंढने लगा एक आदमी को कि जिसके पास क्या हो, चावल हो। तो ये इसको एक आदमी मिल गया, बी नाम का आदमी मिल गया, चावल वाला आदमी मिल गया, इसको बी नाम का आदमी मिल गया। इसके पास क्या था, चावल था, है ना, ये चावल मार्केट में बेचने आया था। लेकिन इसको आलू की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आलू घर में रखा हुआ था। और ये जो ए वाला आदमी जो है, ये क्या चीज़ बेचने जा रहा है, ये आलू बेचने जा रहा है और चावल लेने जा रहा है। यानी कि चावल किसी को देगा और आलू किसी को देगा और चावल उससे ले लेगा। लेकिन ये वाला जो आदमी है बी नाम का, ये बोल रहा है नहीं भाई, अपना आलू अपने पास रखो, क्योंकि मेरे पास क्या है, घर में ऑलरेडी आलू पड़ा हुआ है, तो मैं आलू लेके क्या करूँगा, मुझे चावल के बदले प्याज लेनी है। अब इसके पास, ये जो ए नाम का बेचारा आदमी था, इसके पास प्याज है ही नहीं है, तो क्या करेगा ये, तो यहाँ पर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता था बच्चों। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से दिक्कत होने लगी थी कि इसको चावल मिला ही नहीं, मतलब कि वस्तु मैच ही नहीं खाया। यहाँ पर ए नाम का और बी नाम का जो आदमी है बच्चों, एक दूसरे को जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग है। बी वाले आदमी को प्याज की ज़रूरत है, ए वाले आदमी को चावल की ज़रूरत है, और ए वाले के पास प्याज है नहीं तो उसको बी वाले को देगा, और बी वाले के पास क्या है, बी वाले के पास ऑलरेडी से आलू है, तो वो क्या करेगा, आलू लेकर के। तो यहाँ पर क्या होती है बच्चों की वस्तुओं का मैच नहीं खाता था, यानी कि मेल नहीं खाता था, तो यहाँ पर वस्तु का आदान प्रदान में परेशानियाँ होने लगती थी। या कभी बच्चों मान लीजिए एक आदमी है और वो क्या करता था, मार्केट जाता था, अपना बकरी को बेचना है, एक आदमी एक बकरी को जाकर के बेचना है ना, वो मार्केट बाजार में गया। लेकिन यहाँ पर इसको क्या करना था, इस आदमी को क्या करना है, मान लीजिए खाने के लिए कुछ लेनी है, मिठाई लेनी है, या मान लीजिए आपको इसको मक्खन लेनी है, मान लीजिए इसको मक्खन लेनी है, खरीदने के लिए मक्खन खरीदने। तो यहाँ पर क्या करेगा, अब इस बकरी को कैसे बेचेगा, इस बकरी के बदले में मान लीजिए आपका 10 केजी मक्खन आएगा, 10 केजी मक्खन आएगा मान लीजिए एक वेट के हिसाब से। तो ये आदमी जो है, ये आदमी मान लीजिए 2 केजी मक्खन लेके आया है ना, ये आदमी जो है आपका 2 केजी। तो ये बकरी, ये पूरा का पूरा बकरी इसको तो नहीं दे सकता है 2 केजी के बदले, जब तक 10 केजी नहीं देगा, और इसके पास 10 केजी है ही नहीं बच्चों। इस आदमी के पास जो है 10 केजी इसके पास मक्खन है ही नहीं, और इसके पास क्या है, 2 केजी के लायक कोई सामान है नहीं कि इसको देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता था बच्चों, परेशानी शुरू हो जाती थी। और बकरी को जो है काटा तो जाता ना कि चलो आधा तो काट के रख लो आप, और बाकी फिर आधा के बदले में जितना मक्खन बनता है उतना दे दो, ऐसा है क्या, नहीं ना। बकरी को जैसे काटेगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो देहांत तो उसकी हो जाएगी, है
है ना, मृत्यु हो जाएगी वहाँ पर। और तो यहाँ पर काटना भाग देना बहुत ही मुश्किल था। तो ये क्या हो जाता था बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली की ये त्रुटियाँ होने लगी थी। इससे आदमी को क्या होने लगी थी, परेशानियाँ होने लगी थी। और जिस प्रकार से जब भी आवश्यकता होगी बच्चों, तो आवश्यकता जैसी ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, और उसका क्या होने लगता है, आविष्कार होने लगता है। हम लोग जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जननी है। यानी जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो चीज़ क्या होगा, अपने आप वहाँ पर सृजन यानी कि उसका आविष्कार होना शुरू होगा, आदमी उस पर माइंड लगाना शुरू कर देगा। ठीक है, याद रहेगा आपको सारा चीज़। आइए अब हम लोग जानते हैं किस तरह से अब मुद्रा प्रणाली आ गया, किस तरह से हम लोग का रुपया पैसा ये सब चीज़ आने लगा। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से यानी कि रुपया पैसा ये सबसे वस्तुओं का क्या, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय आदान प्रदान, इसको बोलेंगे। अब इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे मौद्रिक प्रणाली। यानी बच्चों एक आदमी है, ये क्या किया, अपने पास इसके पास मुद्रा है, मान लीजिए नोट लेके गया या 500 का 2000 का, इस तरह से गया बाजार में और जाकर के उस नोट के बदले में दूसरा चीज़ खरीद करके लेके आ गया। मान लीजिए 10 किलो आपका ये आटा लेके आ गया गेहूं का, तो ये क्या किया, मुद्रा के बदले में सामान खरीद लिया है ना। तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग मौद्रिक प्रणाली। यानी कि मुद्रा के द्वारा, मुद्रा से ये क्या कर रहा है, वस्तुओं का विनिमय कर रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है, वस्तुओं को ले रहा है यहाँ पर। तो इसको बोलेंगे हम लोग बच्चों मौद्रिक प्रणाली। यानी ये मुद्रा लेकर के कोई नया चीज़ खरीद करके ला रहा है, इसको बोलेंगे मौद्रिक प्रणाली। याद रहेगा आपको। अब देखिए बैंकिंग प्रणाली, यानी कि बैंकिंग प्रणाली में क्या होगा बच्चों, बैंक के द्वारा यहाँ पर लेन देन होगा। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया को हम लोग संपादन करना क्या कहलाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय, यानी मान लीजिए बच्चों हमको 10,000 रुपया हमको ज़रूरत है, तो क्या किया, बैंक के पास गए, बैंक से मतलब चेक कटा करके हम लोग 10,000 वहाँ से उठा करके लेके आ गए। तो ये क्या किया बच्चों, बैंक के द्वारा हम लोगों ने लेन देन किया है ना, चेक के द्वारा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों बैंकिंग प्रणाली। अब कोर बैंकिंग प्रणाली किसको बोलेंगे बच्चों, कोर बैंकिंग प्रणाली बोलेंगे बच्चों, मान लीजिए ये आदमी है, ये आपका फ़ोन पे चलाता है। तो ये क्या है बच्चों, फ़ोन पे चलाता है। तो ये आदमी, और एक आदमी यहाँ से लंदन में बैठा हुआ है, कहाँ पर है, लंदन में बैठा हुआ है। और इस आदमी को ज़रूरत पड़ गया कितना, 10,000 रुपये का ज़रूरत पड़ गया मान लीजिए। तो ये आदमी इसको फ़ोन लगाया, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे भेज दो। तो इन्होंने क्या किया, क्या लंदन जाने देने के लिए जाना पड़ेगा इसको, नहीं, इन्होंने क्या किया, यहीं से फ़ोन पे किया और इसको भेज दिया। तो यहाँ से बैठ कर के ही बच्चों इस काम को कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों कोर बैंकिंग सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, कोर बैंकिंग सिस्टम। मतलब जब कोई एक व्यक्ति क्या होगा बच्चों, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना देर के हुए बैंक के माध्यम से पैसों का क्या करता है, लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कोर बैंकिंग प्रणाली। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से सारा चीज़, ये सब एग्जाम्पल के द्वारा आपको याद रखना है। अब आ रहे बात एटीएम पर। एटीएम तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, कौन कौन एटीएम अभी तक एटीएम का इस्तेमाल किया है, कौन कौन एटीएम में जाकर के रुपया उठाया, कमेंट में ज़रूर लिखना। और फर्स्ट मनी आपने कितना विड्रॉल किया था, आप उसको भी लिखना है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है बच्चों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो क्या है कि जब एक व्यक्ति, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में क्या होता है बच्चों, हम लोग वहाँ पर क्या लेके जाते हैं, एक बैंक द्वारा जो हम लोग के पास एटीएम कार्ड होती है, एक कार्ड होती है बैंक के द्वारा जो दिया जाता है हमको, उस कार्ड को लेके जाते हैं और उस मशीन में क्या करते हैं बच्चों, इंटर करते हैं, उसमें डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हमको जितनी पैसे की ज़रूरत होती है अपना अकाउंट से निकाल लेते हैं, अपना जो खाता होता है बच्चों, है ना। तो जब एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत था, ये क्या है, जब एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत था ने बच्चों से उस कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के माध्यम से किसी भी वक्त पैसा निकालता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एटीएम। ये आपका मान लीजिए एटीएम है, यहाँ पर क्या रहते हैं बच्चों, छोटा माध्यम में यहाँ पर चिप्स रहती है और यहाँ पर एक 16 नंबर की डिजिटल रहती है, ये सब चीज़ है ना बच्चों। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एटीएम, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए बच्चों यहाँ पर टेलर का फॉर्मूला, नहीं तो दर्जी वाला टेलर कर देना, TALIOR, वो वाला नहीं करना बच्चों। यहाँ पर आपको याद क्या लिखना है, TELLER, टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आइए बात कर लेते हैं अब डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का ही होता है बच्चों, ये प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके द्वारा जो खाताधारी होता है, जो यानी कि अकाउंट होल्डर होता है बच्चों, वो क्या करता है, अपनी जमा राशि का उपयोग करता है। मान लीजिए कोई आदमी है, इसके पास एक डेबिट कार्ड है, मान लीजिए आदमी है, ये सब शॉपिंग करने गया बच्चों, कोई मॉल गया, मान लीजिए कोई भी एक मॉल गया और वहाँ जाकर के कितना का, मान लीजिए 20,000 का शॉपिंग किया, कितना 20,000 का शॉपिंग किया। तो इन्होंने कैश लेकर के नहीं गया था, डेबिट कार्ड को लेकर के गया। तो ये क्या किया, उसके मालिक को दिया डेबिट कार्ड
कार्ड को, और ये क्या किया, तुरंत उस डेबिट कार्ड को मशीन में डाला और तुरंत इसका रुपया 20,000 जो है इससे क्या हो गया, इसको इसके पास चले गया, यानी कि जिनके पास सामान खरीदा था उसको मिल गया। तो यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया। डेबिट कार्ड भी क्या है बच्चों, मुद्रा प्रणाली यानी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक प्लास्टिक कार्ड है जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी खाताधारी जो होता है अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकता है। क्रेडिट कार्ड किसको बोलते हैं बच्चों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब कि निकालने का, और क्रेडिट कार्ड मतलब बच्चों जमा करने का, है ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। तो बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड होता है, और जिसके द्वारा क्या करता है बच्चों, कोई भी आदमी क्या करता है, रुपया को अपना खाता यानी अपने अकाउंट में जमा करता है। इसको बोलेंगे बच्चों क्रेडिट कार्ड। अब हम लोग बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक को। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाली है। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहला है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी कि किस प्रकार से हम लोग आर्थिक विकास को मापेंगे। मान लीजिए एक देश है भारत, और इसके हम लोग को आर्थिक विकास को मापना है कि भारत एक विकसित देश है या विकासशील देश है या समृद्धशाली है या नहीं है या निर्धन है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि भारत जो है किस कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके आर्थिक विकास को मापेंगे। मापने के लिए क्या होगा, अलग अलग सूचकांक को लगाएंगे यहाँ पर। जैसे बच्चों हम लोग को टेस्ट लेनी है कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बस आप लोग को खाना खिलाएंगे, ऐसा है क्या, नहीं ना। मान लीजिए आप लोग इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप लोग को 1-2 चैप्टर कराने के बाद जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में पता चल जाएगा आप लोग को, है ना, कि कौन कितना पानी में है। तो ये क्या होगा, ये इसका सूचकांक को बता देगा उस बच्चे के सूचकांक, यानी कि उस बच्चे के जो पढ़ाई का जो माध्यम है वो अच्छा तरह से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है बच्चों, इसको हम लोग को बता देगा, है ना। यानी कि उसका माइंड किस तरह से है या किस प्रकार से वो पढ़ाई करता है, इसको हम लोग को जानकारी दे देगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसी राष्ट्र का कैसे जानेंगे आर्थिक विकास और उसके सूचकांक को। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास और सूचकांक को जानने के लिए सबसे पहला जो सूचकांक है बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। क्या है बच्चों, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो है किसी भी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतराल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करना है बच्चों, रटना कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सारा चीज़ समझा रहा हूँ, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्या कह रहा है कि किसी भी देश या राष्ट्र में एक वर्ष समय कितना है बच्चों, एक वर्ष में किसी देश में जितना भी सेवा उत्पादन किया गया और जितनी वस्तु उत्पादित की गई, तो उन सब वस्तु और सेवा को बेचेंगे ना बच्चों, उसका जितना मूल्य हमको प्राप्त होगा, जितना मौद्रिक यानी कि उसका जितना हमको मुद्रा प्राप्त होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय आय। उसके टोटल योग को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय। याद रहेगा आपको कि किसी भी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतराल में, समय कितना, एक वर्ष के अंतराल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी कि नेशनल इनकम कहा जाता है। ठीक है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित देश कहलाएगा। राष्ट्रीय आय अधिक, विकसित, राष्ट्रीय आय कम तो अविकसित। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 शब्द आया था, विकसित और अविकसित। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में जान लिया, अब जानते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, है ना, कि देश में जितने भी लोग रहते हैं बच्चों, सबका प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक आदमी का आय कितना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो किस प्रकार से कि देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। बच्चों मान लीजिए ये आदमी है, इसका तनख्वाह मान लीजिए 5,000, कितना है बच्चों 5,000, और ये आदमी है इसका है आपका 80,000 तनख्वाह, कितना है 80,000। फिर इसके बाद एक आदमी है और इसका तनख्वाह है आपका 40,000। तो यहाँ पर इसका इन तीनों का हम लोग जब प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे ना बच्चों, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका प्रति व्यक्ति आय 80,000 है और इसका 40,000 है और इसका 5,000 है, ऐसा नहीं। प्रति व्यक्ति आय में तीनों के कुल को जोड़ेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। मतलब कि 80,000 को जोड़ेंगे बच्चों, 80,000 प्लस 5,000 प्लस क्या कितना हो जाएगा इसका 40,000। ठीक है, जोड़ेंगे। और कितना आदमी था बच्चों, 3 आदमी था ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 80
और 5 कितना हो जाता है बच्चों 85,000 है ना, और 85,000 और 40 कितना होता है बच्चों 125,000, मतलब 1,25,000 हो जाएगा। तो 1,25,000 को आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,25,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आदमी था है ना, तो इस तरह से भाग देंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा लगभग 42-43,000 हो जाएगा यहाँ पर। 3 चौक 12 और 41,000 कुछ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रति व्यक्ति, यानी प्रत्येक आदमी का आय यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इसका पर कैपिटा इनकम कहलाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पर देश का है तो सारे देश पूरे देश में जितना भी होगा बच्चों उस आय का क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे व्यक्तियों के सबके आय को जोड़ेंगे और जितनी जनसंख्या है उससे क्या करेंगे बच्चों प्रति व्यक्ति मतलब आदमियों की संख्या से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, उससे हम लोग को प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मतलब कि राष्ट्र की कुल आय कितनी है उसको डिवाइड कर देंगे। राष्ट्र की आय कितनी है हम लोग उसको डिवाइड करेंगे किससे कुल जनसंख्या से, है ना। मान लीजिए राष्ट्र की आय मान लीजिए बच्चों आपका ऐसे यहाँ पर सिंपल वे में जान लेते हैं राष्ट्र की कुल आय 100 हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे कुल जनसंख्या से। मान लीजिए कुल जनसंख्या 50 हो गया तो हम लोग डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या मान लीजिए कितना है बच्चों आदमी 50 है तो 50 दूना 100 है ना, 50 दूना 100। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 2 रुपया करके हुआ, 2 रुपया प्रति व्यक्ति हुआ है ना, कितना 2 मतलब कि 50 व्यक्ति था 100 रुपया अगर था देश का आय तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मतलब कि 2 रुपया प्रति व्यक्ति हुआ इस प्रकार से। तो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय को क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड, तो राष्ट्रीय आय अपॉन यानी कि डिवाइड बटे में कितना हो जाएगा कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय का। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे आप, ये आपका ऑब्जेक्टिव यानी MCQ में पूछने का चांस बनता है। फॉर्मूला ही दे देगा डायरेक्ट, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय गुना कुल जनसंख्या या फिर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या या फिर दे देगा कुल जनसंख्या बटे राष्ट्रीय आय, उल्टा पुल्टी कर देगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है बस यही सिर्फ। आइए इसके इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक है बच्चों एक जो क्या करती है जितनी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में एक बैंक है बच्चों उसको वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। जब कोई देश या राज्य बच्चों क्या होता है बच्चों बहुत ही नीचे वाले स्तर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्या करता है वो बैंक ऋण देता है यानी कि कर्ज देता है विश्व स्तर पर। तो विकास रिपोर्ट के अनुसार 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 45,000 कितना थी क्या दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश यानी कि समृद्ध देश, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कितना है 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है वो किस में आएगा बच्चों विकासशील देश में आएगा। किसके अनुसार वर्ल्ड बैंक, और कौन सा रिपोर्ट के अनुसार 2006 में एक रिपोर्ट जारी किया था वो कि 2004 में जो ये किया गया था बच्चों उसमें 2004 में देश में कि प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी होनी चाहिए किसी भी देश का अगर 4,53,000 से 53,000 के बराबर या ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका किस में आ जाएगा विकसित देश में आ जाएगा, समृद्ध देश में आ जाएगा। जैसे आपका जापान हो गया, जैसे आपका अमेरिका हो गया, वो विकसित देश में आते हैं बच्चों। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 37,000 रुपये है प्रति वर्ष, मतलब कि प्रत्येक साल उसकी क्या है 37,000 है या फिर इससे कम है वो किस में आ जाएगा विकासशील देश में आ जाएगा। जैसे हमारा भारत भी विकासशील देश में आता है, जैसे आपका पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारे चीज़ किस में आते हैं विकासशील देश में ही आते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों मानव विकास सूचकांक, ये सारे सूचकांक को हम लोग जान रहे हैं किस तरह से हम लोग की पता कर सकते हैं आर्थिक विकास को। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको बोलेंगे बच्चों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और क्या बोलता है P बच्चों प्रोग्राम बोलेंगे इसको कार्यक्रम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूबुल हक क्या है बच्चों महबूबुल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। मानव जो UNDP है बच्चों उसमें क्या है कि यहाँ पर क्या किया बच्चों महबूबुल हक ने ये तैयार किया गया था और इसमें क्या गया मानव विकास की रिपोर्ट को प्रस्तावित किया गया था। और जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होती है वो किसके बराबर होती है जीवन आशा सूचकांक
प्लस यानी कि जोड़ शिक्षा प्राप्ति सूचकांक जोड़ जीवन स्तर सूचकांक। यहाँ पर 3 सूचकांक आ रहा है बच्चों, एक है जीवन आशा सूचकांक, एक है शिक्षा प्रति सूचकांक प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। इसको याद रखेंगे आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अच्छी तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर 2 फॉर्मूला हो गया, एक ऊपर में आया था बच्चों प्रति व्यक्ति आय वाला, कि राष्ट्र की कुल जनसंख्या को भाग दिए थे, ये राष्ट्र की आय को भाग दिए थे राष्ट्र की जनसंख्या से, और एक यहाँ पर आ रहा है मानव विकास सूचकांक को निकालने का तरीका। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से ये चीज़। आइए अब हम लोग जानते हैं 2006 में 177 देशों के लिए HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना की गई थी, जिसमें भारत का जो HDI मूल्य जो था क्या 0.611 है, जो 126 क्रम पर है। भारत का जो HDI जो है सूचकांक वो किस नंबर में आता है बच्चों, 126। ठीक है, अब याद रहेगा यहाँ पर आधारिक संरचना यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपका क्या है बच्चों, आपका आर्थिक विकास को जानने का एक सूचकांक है। आधारिक संरचना वे सभी तत्व जो सुविधाओं तथा सेवाओं से देश के आर्थिक विकास के लिए क्या करती है, सहायता देती है, सहायता होते हैं, सहायक होते हैं, इसे आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे बिजली का अगर ज़्यादा उत्पादन होगा बच्चों तो क्या करेगा, दूसरे देश को भेजा जाएगा, है ना, बगल के देश को, जैसे नेपाल को, भूटान को, तो उससे हमको क्या होने वाला, राष्ट्र को आय प्राप्त होने वाली। अगर परिवहन अच्छा होगा तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पर ज़्यादा से अच्छे साधनों को बेचा जाएगा, है ना। संचार का माध्यम सही होगा, बैंकिंग सही होगी, स्कूल और कॉलेज ये सब ये अगर अच्छे स्तर के होंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अच्छे प्रकार के यहाँ पर क्या होगा, रोजगार का सृजन होगा, और जिससे प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगी, है ना। तो ये क्या करेगा, राष्ट्र के आय में क्या करेगा, वृद्धि करेगा और आर्थिक विकास में सहायक होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त यारों को अपना शेयर कीजिए।